तो क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में हम लोग? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और मैंने कोई ट्रिक वहां पर बताई हुई थी कि किस प्रकार से हम विदाउट डॉट यूज करें, लुईस डॉट यूज किए बिना भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलो पहले वापस से 2 मिनट जरा पहले पुराना हम रिवाइज करते हैं और उसके बाद फिर आगे की बातें करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, है ना? सही ना? यस। तो हम यहां पर सीख रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड, एंड कोवेलेंट बॉन्ड के साथ सीख रहे थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मैंने पहले वहां पर बताया हुआ था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, एक एग्जांपल से हम सीखने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए हमें NH3 का एग्जांपल बनाना है अमोनिया का। अब अमोनिया यदि हमें बनाना है तो नाइट्रोजन के बाहर हम जानते हैं 5 लुईस डॉट्स होते हैं और 3 हाइड्रोजन वहां पर अटैच हो रहे हैं। तो 3 हाइड्रोजन यदि ऐसे अटैच हो रहे हैं, ठीक, तो सभी हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन ले लेंगे उसके बाद आएगी नाइट्रोजन की बारी। नाइट्रोजन भी उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। जब नाइट्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर चुका होता है तो हम ध्यान से देखते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नजर आ रहे हैं हमें जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, और नाइट्रोजन के ऊपर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, इन्हें हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फाइनली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन present on central atom which not participate in bonding. The pair of electron present on central atom which not participate in bonding is known as lone pair of electron. ठीक, तो ये lone pair of electron हो गया। While the pair of electron which participate in bonding known as bond pair. ठीक, तो ये क्या है, इसके bond pair हैं। तो यदि मैं ध्यान से देखता हूं तो इस अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर मुझे 3 बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं और 1 लोन पेयर नजर आ रहा है। यदि इस कंसेप्ट को आपने अच्छे से सीख लिया है तो बिल्कुल मजा आ जाने वाला है आपको। हाइब्रिडाइजेशन नाम की कोई चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा 2-3 क्लास बाद, और जब हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे तो ऐसे चुटकियों में आप लोग हाइब्रिडाइजेशन को कर ले जाओगे यदि आपको ये बात कंसेप्ट क्लियर है तो, है ना, कि कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं तो हमें मालूम है कि ऑक्सीजन के बाहर 6 लुईस डॉट्स होती हैं। तो ऑक्सीजन के बाहर हम लोगों ने 6 लुईस डॉट्स बना दी हैं। अब इससे 2 हाइड्रोजन आकर के कंबाइन हो रहे हैं तो फर्स्ट हाइड्रोजन हो गया, फिर सेकंड हाइड्रोजन हो गया। ये मैं क्रॉस और डॉट में इसलिए बनाता हूं जिससे हमें अलग अलग समझ में आ जाए कि ये किसके इलेक्ट्रॉन हैं। ये कोई रूल नहीं है, ये हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं, चीजों को सीखने के लिए। आप चाहे तो सारी डॉट बना लें, चाहे तो सारी क्रॉस बना लें, है ना। यदि मैं ऐसा बना रहा हूं तो देखो बिल्कुल मुझे साफ समझ में आ रहा है कि क्रॉस जो बना हुआ है ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो डॉट बनी हुई है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ गए? तो ये अपना सीखने के लिए हमने अपनी सहूलियत के लिए ऐसा किया हुआ है। और जब इलेक्ट्रॉन को हम शेयर कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो ये इस प्रकार से हमारे सामने चीजें नजर आती हैं। समझ गए बात को? ठीक, तो हमें पता पड़ रहा है कि ऑक्सीजन के पास यहाँ 2 पेयर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है, और इन 2 पेयर को हम कहते हैं लोन पेयर। ओके, तो कितने लोन पेयर हैं इसके पास? 2 लोन पेयर हैं। और यदि बॉन्ड पेयर की हम बात करते हैं तो बॉन्ड पेयर जो है इसके पास बॉन्ड पेयर भी कितने हैं? 2 बॉन्ड पेयर है। तो वाटर मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर भी कितने हैं? 2 हैं। ये हमारी लास्ट क्लास में बात हो चुकी थी। ओके, अब यहां पर बात आई थी कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि सेंट्रल एटम अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देता है यूज करने के लिए। एक होता है डोनेट कर देना और एक होता है यूज करने के लिए दे देना। 2 बातें होती हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल से बताने की कोशिश की थी
कि हमारा कोई फ्रेंड है और वो साथ में बैठा हुआ, उसका पेन चलना बंद हो जाए तो हम उसको पेन दे दें, है ना, लेकिन जब उसका काम हो जाएगा तो वो अपना पेन हमको वापस कर देगा, ठीक। तो हमने उसे यूज करने के लिए दिया हुआ था। और एक ये हो सकता है कि अरे रख ले यार छोड़, तो वो आपने उसको डोनेट कर दिया, दान कर दिया, है ना। लेकिन यदि डोनेट कर देते हैं तो वहां पे आयन बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आना है यहां पर, क्योंकि हम आयोनिक बॉन्ड नहीं पढ़ रहे हैं, हम कौन सा बॉन्ड पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। तो इसको एक बहुत ही प्यारे से एग्जांपल से हमने सीखने की कोशिश की थी। जैसे कि हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। अब HNO3 के एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बोर्ड पर देखते हैं और ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, है ना। पहले ढेर सारे मैं आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताता हूं फिर से एक और बार, और फिर हम ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे डिफरेंट ट्रिक लगा के हम बिना ये डॉट बनाए भी स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले मैं यहां पर बताता हूं आपको HNO2। HNO2 का नाम है नाइट्रस एसिड। और लास्ट क्लास में हम एक बात पढ़ रहे थे, यदि कोई बच्चे नहीं थे तो ध्यान से सुनिएगा, हम वहां पढ़ रहे थे ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स का मीनिंग क्या होता है? ऑक्सो एसिड्स का मीनिंग होता है कि कोई एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल के साथ उस कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। फिर से सुनिएगा, कोई एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल के साथ उस कंपाउंड में कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यदि नॉन मेटल के साथ कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो ऐसे सारे कंपाउंड्स को हम ऑक्सो एसिड्स कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स में ये जो हाइड्रोजन होता है ये कभी सेंट्रल एटम से अटैच नहीं होता, बल्कि ये हाइड्रोजन जाकर के किससे अटैच होता है, ऑक्सीजन से अटैच होता है, ठीक। तो हम लिख जरूर रहे हैं HNO2। जब हम HNO2 लिख रहे हैं तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। लेकिन सही बात ये होती है कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच नहीं होता, बल्कि ये हाइड्रोजन किससे अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है। आगे बात समझ में। तो ऐसा कोई सा भी कंपाउंड आपको नजर आए, HNO3, H2SO3, H2SO4, H3PO4, समझ रहे बात को, ऐसे कोई से भी मॉलिक्यूल्स यदि हमें नजर आते हैं, उन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन किससे अटैच होता है, ऑक्सीजन से अटैच होता है, ना कि सेंट्रल एटम से। ओके, तो HNO2 का यदि मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो सेंट्रल एटम में पहचान गया कौन है, नाइट्रोजन है। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के बाहर मैं अच्छे से जानता हूं कि 5 लुईस डॉट्स होते हैं, तो मैंने 5 लुईस डॉट बना दी। अब इससे मैं किसको अटैच करूंगा, क्या हाइड्रोजन को अटैच कर दूं, नहीं। अभी 3 मिनट हमारी बात हो गई कि हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से अटैच नहीं होगा एसिड में, ध्यान रखना, ऑक्सो एसिड में। तो फिर इससे कौन अटैच होंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अटैच होंगे तो मैं 2 ऑक्सीजन को अटैच कर देता हूं। अब 2 ऑक्सीजन यदि मैं अटैच करता हूं, थोड़ा स्मार्टनेस से काम करना पड़ेगा। स्मार्टनेस से कैसे काम करना पड़ेगा, मुझे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन नजर आ रहा है, तो मेरे दिमाग में पहले ही पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। यदि मैं उससे 2 ऑक्सीजन अटैच कर रहा हूं तो वो एक ऑक्सीजन से क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, और दूसरे ऑक्सीजन से वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ले केवल, समझ गए। तो इस प्रकार से इस ऑक्सीजन से उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, इस ऑक्सीजन से उसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिल जाएंगे उसको, 3, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन को देखो, टोटल नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑलरेडी 6 तो उसके पास हैं, तो ये यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है यहां पर इस वाले ऑक्सीजन की, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी। इसने नाइट्रोजन को एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, नाइट्रोजन को एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो बदले में इसे मिलेगा भी कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, और बदले में मिलेगा भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मैंने एक हाइड्रोजन कर दिया, ठीक, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो सामने से एक ले ले और एक किससे ले ले, हाइड्रोजन से। तो ये देखिए इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया, और अब फाइनली हाइड्रोजन।
तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना है, ये स्ट्रक्चर बन गया है HNO2 का। ठीक, इस प्रकार से ये क्या बन गया हमारे सामने, HNO2। तो मैंने यहां तुरंत स्ट्रक्चर को चेंज किया और मैंने कहा यार एक काम करो, HNO2 मत बनाओ, आप जरा HNO3 बना के बताओ। जैसे ही HNO2 समझ में आया तो मैंने आपसे कहा कि नहीं यार आप एक काम करो, HNO3 बना करके बताइए। अब HNO3 यदि हमें बनाना है तो HNO3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर को रिपीट करेंगे, बिल्कुल सेम यही का यही बना लो। पहले बाजू में HNO2 का स्ट्रक्चर, ये हो गया HNO2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी करा लेते हैं। लो साहब, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी हो गई यहां पर, है ना। नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, 3 इलेक्ट्रॉन की, तो नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन भी ले लिए। तो हुआ क्या, हुआ ये कि यहां डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन अटैच है। अब थर्ड ऑक्सीजन कहां जाएगा, नेचुरल सी बात है, जितनी भी चीजें आ रही हैं वो सारी की सारी सेंट्रल एटम से अटैच होने की कोशिश करेंगी, सभी सेंट्रल एटम से अटैच होने की कोशिश करेंगे। और सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर, नाइट्रोजन। तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, तो क्या नाइट्रोजन के पास जगह बची है किसी तीसरे को अटैच करने के लिए, बिल्कुल। कैसे जगह बची हुई है, क्योंकि उसके पास क्या पड़ा हुआ है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। उसका खुद का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया है, अब वो चाहे तो किसी दूसरे को वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है यूज करने के लिए। तो वो एक ऑक्सीजन को और यहां पर ले लेता है, और अब ये जो ऑक्सीजन उसने लिया हुआ है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन से इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो यहां पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस प्रकार से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहां पर, HNO3 का। आई या नहीं यही बात समझ में, ठीक। तो अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने आपको यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बना के दिखा दिया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके दिखा दिया है। अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम आज ढेर सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं विदाउट लुईस डॉट। आप 11th क्लास में हैं, और 11th क्लास में यदि आप हैं तो आपको 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है आपका टीचर। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा गिव लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। ठीक, तो कोई भी मॉलिक्यूल देगा और आपसे कहेगा उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। और सेकंड क्वेश्चन जो ज्यादा आता है वो होता है गिव स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग, समझ गए। तो कोई भी कंपाउंड दे देगा, आपसे कहेगा उसका स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक, तो स्ट्रक्चर बनाइए तो आप डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब सवाल ये उठेगा कि जब हमें लुईस डॉट लगाते ही नहीं आ रही हैं तो डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। तो उसके लिए मैंने लास्ट क्लास में एक चार्ट बनवाया हुआ है, आज वापस से उस चार्ट को हम रिपीट करते हैं, और उसके बाद ढेर सारे स्ट्रक्चर पहले मैं बना के बताता हूं, उसके बाद आप मुझे वो स्ट्रक्चर बना करके बताएंगे। ओके, चलिए। तो क्या था वो चार्ट हम लोग देखते हैं। ये सब हमारा लास्ट क्लास में हो चुका है, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं चीजों को, ठीक है ना। अब क्या होता है, चलिए देखिए जरा बोर्ड पे ध्यान से। मैंने यहां मान लीजिए लिए हुए हैं कुछ एलिमेंट्स, एलिमेंट ले लेता हूं, इसके बाद उनके आ जाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड के बाद आ गए उनके कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मे बी लिखते हैं, मे बी यानी बन भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड बनना तो जरूरी ही है, यानी मिनिमम इतने कोवैलेंट बॉन्ड बनाने ही पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट नहीं भी बनाए तो चल जाता है काम, ठीक है ना। तो सबसे फेमस जो एलिमेंट होता है पहला, वो होता है कार्बन। कभी भी कहीं भी आज के बाद हमें कार्बन नजर आता है तो कार्बन से कितने कोवैलेंट बॉन्ड दिखने चाहिए, 4 कोवैलेंट बॉन्ड दिखने ही चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं। ठीक, कार्बन से कभी कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड निकलता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक, ध्यान रखना, कार्बन में से निकलता हुआ कभी कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको नजर नहीं आएगा। सेकंड यहां पर आता है, चलो नाइट्रोजन डायरेक्ट ले लेता हूं, तो नाइट्रोजन से 3 कोवैलेंट बॉन्ड होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा।
यदि आपने 3 से कम या ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड करे हुए हैं नाइट्रोजन से, मतलब आप गलत स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो नाइट्रोजन से 3 कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक हो सकता है। कोई कोई मॉलिक्यूल है जिसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकता है ना। यदि नाइट्रोजन की जगह N पॉजिटिव आ जाता है, कभी ध्यान रखना है ना, कौन आ जाता है, N पॉजिटिव, तो N पॉजिटिव से नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने होते हैं, 4। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं 4 और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हो जाते हैं, आप 0। ठीक। ऐसे ही नाइट्रोजन फैमिली का एक एलिमेंट होता है फास्फोरस। नाइट्रोजन फैमिली का ही एक एलिमेंट है फास्फोरस। फास्फोरस से 3 कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं और 5 कोवेलेंट भी हो सकते हैं, याद रखेंगे। ठीक, नाइट्रोजन से 3 कोवेलेंट भी हो सकते हैं और फास्फोरस से 3 कोवेलेंट भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, है ना। अब आप कहोगे हमें कैसे पता पड़ेगा कब 3 होने कब 5? अरे रुको तो भाई, रुको तो, सब पता पड़ जाएगा, है ना। ठीक, कोऑर्डिनेट 0। मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यदि आता है तो कोवेलेंट बॉन्ड 2 है, कोऑर्डिनेट बनाता नहीं है। O पॉजिटिव यदि आ जाता है तो O पॉजिटिव से कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, 3। कोऑर्डिनेट अभी भी नहीं बनेगा, ध्यान रखिए। सल्फर इसी की फैमिली का नेक्स्ट एग्जांपल होता है, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल होता है सल्फर। सल्फर से ध्यान रखिएगा 2 कोवेलेंट हो सकते हैं, 4 कोवेलेंट हो सकते हैं, 6 कोवेलेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो सल्फर से 2 कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाओगे। ओके, नेक्स्ट यहां पर आता है हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। हाइड्रोजन और फ्लोरीन मैक्सिमम एक कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक। पर इसकी जगह यदि मैं दूसरे हेलोजन ले लेता, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यदि मैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये वाले हेलोजन ले लेता हूं तो ये 1 कोवेलेंट बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 5 एंड 7। ठीक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से 1, 3, 5, 7 इतने कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। ओके, समझ में आ रही है बात सभी को। कभी कभी Cl पॉजिटिव आ जाता है, कभी कभी क्या आ जाता है, Cl पॉजिटिव। यदि Cl पॉजिटिव आता है तो इससे 2 कोवेलेंट। अब ये नहीं कि मैंने बोल दिया था मैक्सिमम से एक ज्यादा कर देना तो 8 बना देना, नहीं। Cl पॉजिटिव से 2 कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। ओके, लास्ट यहां पर एक और चीज आती है, जेनॉन। किसी जमाने में हम कहा करते थे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ये सब इनर्ट गैसेस हैं, इनके कंपाउंड बनते ही नहीं है। लेकिन हमें अब ढेर सारे कंपाउंड पढ़ने हैं जेनॉन के, और जेनॉन के ढेर सारे कंपाउंड्स पढ़ने हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि जेनॉन से 2, 4, 6 एंड इवन 8 कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं। समझ गए बात को। तो ये एक आउटलाइन मैंने बनाई हुई है कि किसी भी एलिमेंट से कितने हम क्या ले सकते हैं, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, है ना। यहां जेनॉन लिखा हुआ है सबसे नीचे, यदि दिख नहीं रहा हो तो सुन लीजिए, जेनॉन से 2, 4, 6, 8 इतने कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। आगे इतनी बात समझ में। अब चलिए अब कुछ एग्जांपल्स मैं करके बताता हूं आपको। सिर्फ सुनना ध्यान से, मैं कैसे बनाता हूं, कोई कुछ नहीं बोलना, सिर्फ सुनना कि मैं कैसे बना रहा हूं उन एग्जांपल्स को, और फिर देखिए आप कैसे फटाफट कर ले जाएंगे। ठीक, आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा अच्छे से, है ना। नहीं देखा होगा तो मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, शायद कुछ बच्चों के साथ शेयर नहीं कर पाया हूं एक पीडीएफ, तो मैं अभी क्लास के बाद भी शेयर कर दूंगा। बिल्कुल नया पैटर्न सीबीएसई ने बना दिया भाई साहब। तो 11th में भी हो सकता है आपके स्कूल वाले भी ऐसा ही एग्जाम लें, ठीक है ना। मतलब आपके 2 फाइनल एग्जाम होने वाले हैं। एक फाइनल एग्जाम आपका दिसंबर में होगा और दूसरा फाइनल एग्जाम आपका मार्च में होगा। और दिसंबर में जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है वो टोटल एमसीक्यू बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे हम लोग टेस्ट देते रहते हैं, इस संडे भी हम देने वाले हैं, वैसा टेस्ट होने वाला है। और बाकी जो आपका मार्च में होगा वो आपका थ्योरेटिकल, जैसा अभी तक आप सब्जेक्टिव लिख करके आते थे एग्जाम में, वैसा टेस्ट होगा। समझ गए बात को।
यदि कोई एक हो जाता है, मान लीजिए दिसंबर वाला आपने दे दिया, जनवरी मार्च वाला नहीं दे पाए, ठीक है ना, कोरोना के कारण कुछ हो जाता है मान लीजिए, तो आप पास माने जाएंगे, आपकी जो मार्किंग बनेगी वो दिसंबर वाले एग्जाम से बन जाएगी। यदि दिसंबर वाला नहीं हो पाया और मार्च वाला हो जाता है, मान लीजिए दिसंबर वाला नहीं हो पाया और मार्च वाला हो जाता है, तो फिर आपकी मार्किंग मार्च के अकॉर्डिंग। दोनों हो जाते हैं यदि, तो फिर दोनों का एवरेज निकाल करके आपको पास माना जाएगा। और दोनों नहीं होते हैं तो फिर राम बोलो आराम से, है ना, प्रभु का नाम लो, एक माला ले लो और राम 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 करो बैठ करके। तो ये ऐसा नया पैटर्न है, तो इसमें चेतावनी सिर्फ ये है कि जो आपके अल्टरनेट संडे में मैं टेस्ट लेने की कोशिश कर रहा हूं, कृपया करके बहुत सीरियसली दीजिए उन टेस्ट को। ठीक है, अब हम बोर्ड पे देखते हैं जरा। जी, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ बोलिए। सर जो आपने ग्रुप पे वीडियो सेंड किया है सर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सर वो हमारे टॉपिक का है? अरे नहीं, वो दोस्त हमारे ग्रुप में चला गया, मैंने बाद में देखा, वो 12th वाले बच्चों को चाहिए था, उनके लिए भेजा था मैंने, है ना। उसमें हमारे भी है वीडियोस सब चैनल्स में, आयनाइजेशन एनर्जी का भी है। हाँ 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 हाँ, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपके उसमें चला गया, आपके बैच में जाना नहीं था वो, कोई बात नहीं, देख लो, अच्छा है, सिलेबस काम आएगा। चलो आ जाओ। अब देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूं, बिल्कुल ऐसे सटासट स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक, सिंपल से चालू करूं या डायरेक्ट कॉम्प्लिकेटेड से चालू कर देता हूं? हटाओ बचाओ। यहां देखिए, मुझे बनाना है, मान लीजिए H2SO4 का स्ट्रक्चर। एक एक छोटी से छोटी बात ध्यान से सुनना मैं क्या कहता हूं, है ना। मुझे बनाना है H2SO4 का स्ट्रक्चर, सल्फ्यूरिक एसिड का, किंग ऑफ केमिकल्स है इसलिए हम इसी से शुरू कर रहे हैं, महाराज की जय हो। अब H2SO4 को जैसे ही मैंने देखा तो मुझे नजर आया कि यार एक नॉन मेटल है सल्फर, और उसके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अटैच हैं, मतलब कि ये एक ऑक्सी एसिड है। और यदि ऑक्सो एसिड ये है तो हाइड्रोजन सल्फर से अटैच नहीं होगा, बल्कि हाइड्रोजन किससे जाके अटैच होगा? ऑक्सीजन से। ठीक, ये बात आपको सीखनी पड़ेगी। अब तो जब मैं लिखवा भी चुका हूं, 4-4 बार रिपीट भी कर चुका हूं, तो समझ जाइए कि ये हाइड्रोजन किससे जाकर के अटैच होंगे? ऑक्सीजन से। चलो बात खत्म हो गई। अब सिर्फ कौन बचा हुआ है? सल्फर। तो मैंने सल्फर लिख दिया। इससे कितने ऑक्सीजन अटैच हो रहे हैं? 4 ऑक्सीजन, तो मैंने 4 ऑक्सीजन लिख दिया। ठीक, ये 4 ऑक्सीजन मैंने लिख दिए, सुनते चलो बस। अब क्या हो रहे हैं? हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं 2। मेरे पास अवेलेबल ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल ऑक्सीजन तो 4 है, लेकिन हाइड्रोजन अवेलेबल केवल कितने हैं? 2। तो किन्हीं भी 2 ऑक्सीजन के ऊपर मैं उन हाइड्रोजन को लगा देता हूं, किन्हीं भी 2 ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन को लगा देता हूं। तो चलिए मान लीजिए मैंने यहां पे लगा दिया, लगाया। अब मैंने अपनी ट्रिक को चेक किया। जब ट्रिक को चेक किया तो मुझे पता पड़ा कि यार हाइड्रोजन जो है उससे एक कोवेलेंट बॉन्ड दिखना चाहिए, तो हाइड्रोजन से एक कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है, बात सही हो गई। लेकिन ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन से मिनिमम 2 कोवेलेंट बॉन्ड तो दिखने ही चाहिए। तो इस ऑक्सीजन से 2 कोवेलेंट बॉन्ड दिख गए, इस ऑक्सीजन से 2 कोवेलेंट बॉन्ड दिख गए, लेकिन इससे एक ही दिख रहा है, उससे एक ही दिख रहा है, तो मैं फंस गया। तो क्या करूं अब मैं? ऑक्सीजन से 2 तो करने पड़ेंगे, ऑक्सीजन से 2 करने पड़ेंगे, तो यहां भी डबल बॉन्ड लगा दूं, वहां भी डबल बॉन्ड लगा दूं, लगा दिया। लेकिन इस चक्कर में सल्फर से कितने हो गए? देखना, इस चक्कर में सल्फर से हो गए 6। सल्फर से कितने बॉन्ड हो गए? यहां पे चेक करिए, 6 कोवेलेंट हो गए। क्या सल्फर 6 कोवेलेंट बना सकता है? यस और नो? सल्फर कितने कोवेलेंट बना सकता है? 6। तो ये लो भैया बन गया H2SO4 का स्ट्रक्चर, है ना। मैंने कोई लुईस डॉट नहीं बनाई, मैंने कुछ नहीं किया है, उठा करके सीधे मैंने क्या कर दिया है? स्ट्रक्चर बना दिया है। क्वेश्चन चेंज करता हूं। मान लीजिए H2SO4 की जगह मुझे दे दिया जाता H3PO4। क्या दे दिया गया है मुझे? H3PO4। अब H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाना है। इसे भी यदि मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे पता पड़ेगा कि ये भी एक ऑक्सो एसिड है, तो हाइड्रोजन को फास्फोरस से अटैच नहीं होना है। हाइड्रोजन को फास्फोरस से अटैच नहीं होना है, तो हाइड्रोजन किससे जाके अटैच होगा? ऑक्सीजन से। ठीक है, चलो कर देंगे। अब मैंने फास्फोरस लिख दिया, उससे कितने ऑक्सीजन अटैच है? 4। तो मैंने 4 ऑक्सीजन अटैच कर दिया, कर दिए। कितने अवेलेबल हाइड्रोजन है? 3 अवेलेबल हाइड्रोजन है।
तीन अवेलेबल हाइड्रोजन है, तो किन्हीं भी तीन ऑक्सीजन पर मैंने क्या लगा दिए हैं, हाइड्रोजन, ये लगा दिया। अब मुझे याद आया कि हाइड्रोजन से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन से सिंगल कोवेलेंट हो गए। ऑक्सीजन से टू कोवेलेंट होना चाहिए, तो इससे तो टू दिख रहे हैं, इससे भी टू दिख रहे हैं, इससे भी टू दिख रहे हैं, इन सभी ऑक्सीजन से टू टू कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर जो ऑक्सीजन है उससे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है, तो यहां मैं क्या लगा दूंगा, डबल। ठीक है, जैसी डबल लगाया तो यार फास्फोरस से कितने हो गए, 1 2 3 4 5, क्या फास्फोरस से 5 हो सकते हैं, तो मैंने यहां चेक किया, ठीक, मैंने यहां चेक किया तो मुझे पता पड़ा कि फास्फोरस से कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ये बन गया H3PO4 का स्ट्रक्चर। आई कुछ बात समझ में, ठीक। अभी और बता रहा हूं, अभी तो मैंने शुरू किया है बताना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूं। मान लीजिए मेरे सामने आ गया HClO4, HClO4 आ गया। अब HClO4 का स्ट्रक्चर मुझे बनाना है, तो मैंने लिख दिया Cl, और इससे कितने ऑक्सीजन अटैच हो रहे हैं, 4 ऑक्सीजन अटैच हो रहे हैं, ये कर दिए 4 ऑक्सीजन अटैच। अवेलेबल हाइड्रोजन केवल कितना है, 1, अवेलेबल हाइड्रोजन केवल 1 है, तो वो किसी भी एक ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, तो किसी भी एक ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, तो लो साहब एक ऑक्सीजन से मैंने हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, तो इस ऑक्सीजन से तो 2 बॉन्ड हो गए, क्या इन तीनों से हुए हैं, नहीं, तो पहले इनसे कर दीजिए, सभी से मैंने डबल बॉन्ड कर दिया। जैसे ही सभी से डबल बॉन्ड करे तो मुझे नजर आ रहा है कि यार क्लोरीन से तो 7 हो गए, क्या क्लोरीन 7 परमिट करेगा, तो ये देखिए क्लोरीन मैक्सिमम कितने परमिट कर सकता है, 7, मतलब ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। घुस रहा है दिमाग में। एक और बात बनाते बनाते बताते जाता हूं, जैसे ये H2SO4 बना हुआ है, ये H2SO4 ऐसा बना दिया, ये H2SO4 ऐसा बना दिया। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, ये स्ट्रक्चर करेक्ट है या ये स्ट्रक्चर करेक्ट है, तो अभी हम लोगों ने चूंकि हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा हुआ है, अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा हुआ है, तो हमारे लिए दोनों करेक्ट हैं। जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे अभी से 2-3 क्लासेस बाद, तब हमें पता पड़ेगा कि H2SO4 एक्चुअली टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है। कैसी ज्योमेट्री होती है, टेट्राहाइड्रल, और टेट्राहाइड्रल कौन सा स्ट्रक्चर है, ये वाला है, तो H2SO4 ऐसा बनना चाहिए, ना कि ऐसा। ये बात मैंने क्यों बता दी, ये इसलिए बता दिया मैंने आपको, क्योंकि अभी जब मैं 5-7 मिनट बाद आपको स्ट्रक्चर बनाने को दूंगा, है ना, तो 101% कंफर्म है आप लोग ऐसा बना लोगे। उसे हम बने रहने देंगे कॉपी में, लेकिन फिर कुछ होशियार लोग रहते हैं, वो ज्ञान देने लगते हैं, यार ये तो गलत सिखा दिया, तो मैं, अरे भाई अभी सिखाया कहां है, अभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया क्या, नहीं। जब बच्चों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा ही नहीं है, तो उनको थोड़ी ना मालूम है कि टेट्राहाइड्रल क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या होता है, हेक्सागोनल क्या होता है। तो अभी तो आपको सिर्फ ये मालूम है कि ऐसे बॉन्ड बनने चाहिए, तो हम पहले बॉन्ड बनाना तो सीख जाएं। जब बॉन्ड बनाना सीख जाएंगे तो फिर धीरे से 2-3 क्लास बाद जब हमें ज्योमेट्री पता पड़ेगी, तो उन बॉन्ड को हम पर्टिकुलर ज्योमेट्री में बना देंगे। समझ गए बात को। तो ऐसा भी यदि आप बना लोगे तो हम उसे अभी गलत नहीं मानेंगे, है ना। और जब हम हाइब्रिडाइजेशन सीख जाएंगे तो मैं आपको ऐसी ही हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक बताऊंगा, ऐसे चुटकी बजाओगे सट से स्ट्रक्चर बन जाया करेंगे। ठीक, जैसे अभी भी जिन बच्चों के दिमाग में घुस गई है बात, देखो क्या फटाफट कंपाउंड्स बन रहे हैं, है ना। मान लीजिए मुझे दे दिया होता ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड, पहली बार इस कंपाउंड को देख रहा हूं मैं साक्षात, ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड। ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड का फार्मूला है XCO3। अब XCO3 मतलब ज़ेनॉन से कितने ऑक्सीजन अटैच हो रहे हैं, 3 ऑक्सीजन। ज़ेनॉन से 3 ऑक्सीजन अटैच हो रहे हैं, तो मैंने ज़ेनॉन बनाया और उससे 3 ऑक्सीजन को अटैच कर दिया। अब ज़ेनॉन को तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऑक्सीजन से 2 कोवेलेंट बॉन्ड दिखने चाहिए भैया। ज़ेनॉन एनॉन से अपने को मतलब नहीं है, ऑक्सीजन से 2 दिखने चाहिए, तो ऑक्सीजन से 2 दिखने चाहिए, तो ये ऑक्सीजन से 2। ठीक, अब उस चक्कर में ज़ेनॉन से 6 होगा, और मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि ज़ेनॉन जो है वो 6 बॉन्ड को परमिट कर सकता है।
ठीक, तो देखिए जेनॉन 6 बॉन्ड को परमिट कर सकता है। तो इस प्रकार से देखो मजाक मजाक में क्या बन गया, XeO3। आई या नहीं आई बात समझ में, कोई कष्ट नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे पहुंचते हैं, है ना, सीखते चलो, मैं बताते जा रहा हूं। मान लीजिए यहां मैंने कुछ दूसरा स्ट्रक्चर ले लिया है, आपके सामने मैंने लिया है C2H5OH, एक बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल है, नाम होता है इसका एथेनॉल। C2H5OH इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल कहते हैं, है ना, शास्त्रों में इसे सोमरस भी कहा गया है। अब C2H5OH का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तो C2H5OH का स्ट्रक्चर बनाना है तो 2 कार्बन हो गए, लो साहब 2 कार्बन हो गए। कितने हाइड्रोजन अटैच हैं इस वाले पे, 5 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो 1 2 3 4 5 हो गए, 5 हाइड्रोजन अटैच। OH है, OH है मतलब एक ऑक्सीजन है और साथ में कौन है, एक हाइड्रोजन, तो एक ऑक्सीजन और साथ में एक हाइड्रोजन। कितनी देर लगी, अब देखो जरा काउंट कर लो, सही बना या नहीं बना। हाइड्रोजन से 1 बॉन्ड दिख रहा है सभी में, बिल्कुल। ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, बिल्कुल। कार्बन से कितने बॉन्ड, पहले ही नंबर पे देखो, कार्बन से कितने बॉन्ड, 4। कार्बन से कितने बॉन्ड, 4। चेक करिए कार्बन से कितने बॉन्ड है, 4। ठीक, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, मैंने आपको दे दिया C3H4। अब C3H4 मैंने आपको दे दिया है और आपसे कहा C3H4 का स्ट्रक्चर बनाइए, बना देंगे, क्या फर्क पड़ता है। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, थोड़ी अकल लगानी पड़ेगी, है ना। हाइड्रोजन केवल कितने अवेलेबल है, हाइड्रोजन केवल 4 अवेलेबल है, तो 4 हाइड्रोजन अवेलेबल है। मान लो मैं यहां पे 3 हाइड्रोजन लगा देता, अब 4th हाइड्रोजन कहां लगाऊं, सोचो, यदि यहां लगा देता हूं तो किसी भी कंडीशन में मैं लास्ट वाले कार्बन का बॉन्डिंग कंप्लीट, एक मिनट पूछो, लास्ट वाले कार्बन का बॉन्डिंग में किसी भी कीमत पे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। यदि मैं इसे यहां लगा देता हूं तो लास्ट वाले कार्बन का बॉन्डिंग में किसी भी कीमत पे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब मैं कुछ भी कर लूं लास्ट की बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। इससे भी कितने बॉन्ड हुए हैं, 3, होने कितने चाहिए, 4। तो फिर एक बात कंफर्म हो गई कि ये हाइड्रोजन इस पे नहीं आएगा, ये हाइड्रोजन कहां जाएगा, लास्ट वाले। अब लास्ट पे यदि चला गया तो फिर एक गड़बड़ नजर आ रही है, इससे भी 2 बॉन्ड है, इससे भी 2 बॉन्ड है, होने कितने चाहिए, 4। तो कार्बन जो है, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है। ठीक, यदि मान लीजिए इन दोनों के बीच में मैं, इन दोनों के बीच में यदि मैं डबल करता, सुना करो, यदि इन दोनों के बीच में मैं डबल करता, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड करता, तो इस कार्बन से 3 हुए, इससे भी 3 हुए, अभी भी एक कम है। ठीक, तो एक कम है तो आप कितने कर दूं, 3 करें। जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड करोगे तो अब इससे कितने हो गए, 4, और इससे भी कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन में फिंगर अलाउ नहीं है, हाइड्रोजन में आप कुछ नहीं कर सकते भैया, क्योंकि हाइड्रोजन से तो एक ही होना चाहिए। चलिए लास्ट एक और बता देता हूं, यहां दिख रही है, डाउट अगर इसका स्ट्रक्चर सर अपन ऐसे बनाए सर जैसे सी, बिल्कुल बना सकते हैं। सुनिए, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं मैं पहले ही बता दूं बिना इनके बोले। इनका कहना यह है कि यदि ऐसा बना दें तो क्या दिक्कत है, यही कहना चाहते हैं। ठीक, सुनिए ध्यान से, बिल्कुल सही, आप ऐसा भी बना सकते हैं। पर है क्या, हम लगभग सभी लोग, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, हम लगभग सभी लोग भले सरकारी तौर पे हों, लेकिन फिर भी हम पास हैं और 10th पास हैं। और 10th यदि पास हैं तो हमने 10th क्लास में एक यूनिट पढ़ी होगी हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने कंफर्म पढ़ा होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक, एल्काइन है सर जी। तो एल्केन जो थे, एल्केन में ऑल कार्बन आर सिंगल बॉन्डेड। ठीक, सुनते जाना, सिर्फ मेरी बात सुनते जाना ध्यान से। एल्केन में ऑल कार्बन आर सिंगल बॉन्डेड, एल्कीन में एनी 2 कार्बन आर डबल बॉन्डेड, एनी 2 कार्बन आर डबल बॉन्डेड, और एल्काइन में एनी 2 कार्बन आर ट्रिपल बॉन्डेड। ठीक, तो एनी 2 कार्बन आर ट्रिपल बॉन्डेड, तो इसीलिए मैंने ऐसा बनाया है, ना कि ऐसा।
है ना, Yes. क्योंकि मैं पहचानता हूं वो किस सीरीज का मेंबर है, वो एल्काइन सीरीज का मेंबर है, इसलिए उसे ऐसा बनाना चाहिए ना कि ऐसा। आप समझ गए भाई साहब? ठीक, और कोई डाउट तो नहीं उठ रहा है दिमाग में? तो चलिए इसी खुशी में मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं, यहां थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, फिर आप लोग बनाना है। NH4 पॉजिटिव, क्या दे रहा हूं? NH4 पॉजिटिव, बहुत ही फेमस चीज है, नाम आप लोग पहचानते हैं, इसका नाम है अमोनियम, है ना। राज की बात बताते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसके ऊपर है? ये पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली नाइट्रोजन के ऊपर है ना। लिखते हैं हम NH4 पॉजिटिव, इसको बना भी देते हैं हम लोग कि NH3 में एक H पॉजिटिव आके जुड़ता है, NH3 में एक H पॉजिटिव आके जुड़ता है, उससे बन जाता है NH4 पॉजिटिव। ठीक, लेकिन ये जो H पॉजिटिव है, खुद सोचो, H पॉजिटिव क्या किसी से आकर के जुड़ सकता है क्या? बोलो। सर उसकी वैलेंसी 0 वेरी है गुड, सर। ठीक, वैलेंसी कभी किसी की 0 नहीं होती है, बात ध्यान रखो, उसमें कोई अवेलेबल इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। H पॉजिटिव में कोई अवेलेबल इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो किसी से आकर के बॉन्डिंग कर सके, समझ गए बात को? तो हम लिखते जरूर है NH3 में एक H पॉजिटिव जुड़ा है और NH3 में एक H पॉजिटिव जुड़ा है और NH4 पॉजिटिव बना है, लेकिन अब मैंने आपको राज की बात बता दी कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्चुअली किसके ऊपर है? नाइट्रोजन के ऊपर। ओके, तो नाइट्रोजन हमने बनाया और अब पहले ही पता पड़ चुका है कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज लगा दिया पॉजिटिव। कितने हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं उससे? 4। तो 1 2 3 पॉजिटिव हो गया। सर बन गई स्ट्रक्चर। क्या ये करेक्ट है? हाँ बिल्कुल करेक्ट है। यस सर। क्यों? ये लिखा है बोर्ड पे कि नाइट्रोजन से कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं? 3। लेकिन यदि वो N पॉजिटिव है तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं? 4। तो N पॉजिटिव से 4 कोवेलेंट बॉन्ड हैं, ये बन गया स्ट्रक्चर किसका? NH4 पॉजिटिव। कुछ गुस्सा दिमाग में? समझ में आई बातें? ठीक, तो ये मैंने आपको ट्रिक का यूज करना सिखा दिया है। ये चार्ट यदि आपके पास नहीं बना हुआ हो, 2 मिनट के अंदर बनाइए, एग्जाम्पल नोट कीजिए, और इतने ही एग्जाम्पल मैं बोर्ड के दे रहा हूं, मुझे बना के बताइए क्विक। यस सर। सर वो O पॉजिटिव में कितना नंबर लिखा है? O पॉजिटिव पे 3 होते हैं भाई साहब। O पॉजिटिव पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है 3। सर वो सेकंड लास्ट में क्या है? Cl पॉजिटिव, 1357 वाला। Cl Bri, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से 1357, और यदि Cl पॉजिटिव है तो उससे केवल 2। डन सर। वो एग्जाम्पल नोट कीजिए, मैं यहां कुछ दे रहा हूं, उनको आप बनाएंगे फटाफट।
कुछ होमवर्क नहीं, सब अभी के अभी करना है। यस सर। कहीं कोई होमवर्क नहीं है, सब अभी बनाने हैं। सर आप रिपीट कर जो बोर्ड पे साइन कर रहे हैं सर। अभी दिख रहा है? सर डाउट। दिख रहा है भाई साहब? यस सर। यस सर। सर डाउट जी बोलिए। सर जैसे ZeO2 F2 है तो सर इसमें जो सेंट्रल एटम है सर वो ज़ेनॉन होगा ना सर, क्योंकि सर जी 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 सेंट्रल एटम ज़ेनॉन ही है। आया मजा? उन्हें हटा दूं? वो सब बन चुके हैं भाई, उनको हटा लूं मैं जब तक? यस सर। तो कोई लुईस डॉट नहीं, कुछ नहीं, सीधे स्ट्रक्चर बनाना। सर 7th नंबर में क्या है सर? CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, बहुत ही फेमस चीज है भाई। CaC2 है वो कैल्शियम कार्बाइड। डन सर। डन सर। हाँ भाई बने? यस सर। सर बस लास्ट। सर ये जो अपना 7th है सर, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड है क्या सर? 11th। 11 CH3NC मिथाइल आइसोसाइनाइड है। यस सर। सर 7th वाला नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, कोई तो है ऐसा जो ना हो आप लोगों से। यस सर है तो। चलिए करें, चेक करें। यस सर। यस सर। ठीक, मैं बताते जाता हूं, फिर बाद में एक साथ पूछेंगे किसके कितने करेक्ट हैं, है ना? बीच में बोलोगे तो फिर कुछ लोगों को डिस्टरबेंस होता है। H2SO3 मैंने ज्यादा सोचा विचारा नहीं, मैंने सीधे सल्फर से 3 ऑक्सीजन को अटैच कर दिया। 2 हाइड्रोजन अवेलेबल थे तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। अब मेरे को 1 ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट नजर नहीं आ रही है तो मैंने यहां उठा के डबल बॉन्ड लगा दिया और अचानक से मुझे पता पड़ा कि ये करेक्ट हो गया है H2SO3। इसमें सल्फर से 4 कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? सल्फर 2 भी दिखा सकता है, 4 भी दिखा सकता है, 6 भी दिखा सकता है। लो साहब, H2SO3 का स्ट्रक्चर बन गया विदाउट लुईस डॉट। सेकंड मुझे नजर आया HClO3, कोई दिक्कत नहीं है,
मैंने Cl बनाया, 3 ऑक्सीजन उससे अटैच दिख रहे हैं तो मैंने 3 ऑक्सीजन अटैच कर दिए हैं। एक मुझे वहां पर हाइड्रोजन कंबाइंड दिख रहा है तो एक हाइड्रोजन को मैंने वहां पर ऐड कर दिया है। ठीक, इसके बाद जो है, इसके बाद ऑक्सीजन की बारी आ रही है तो यहां इस पे डबल बॉन्ड और यहां भी इस पे डबल बॉन्ड। आप अपनी ज्योमेट्री का टेंशन नहीं करना कि हमने ऐसा बनाया है, गलत तो नहीं है। आप सिर्फ बॉन्ड चेक करिए, ये बात मैं थोड़ी देर पहले भी बोल चुका हूं। मैं इसको ऐसा बना रहा हूं, आपने इसके अलावा कोई और डिजाइन बनाई हो कोई दिक्कत नहीं है, बस चेक कर लीजिए कि क्लोरीन से इसके अंदर जो है कितने बॉन्ड है, 5, और हर एक ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड है, ये होना चाहिए, है ना। ये हो गया HClO3। SF6, तो SF6 जो है बिल्कुल सिंपल सा मुझे नजर आ रहा है कि फ्लोरीन से 1 कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए मैक्सिमम, और सल्फर तो 6 भी बना सकता है, तो लो साहब SF6 बन गया। इसके बाद देता है XeO2F2, तो यहां पर सेंट्रल एटॉम जेनॉन है और जेनॉन से 2 ऑक्सीजन अटैच हैं और 2 फ्लोरीन अटैच हैं, तो 2 ऑक्सीजन अटैच हैं और 2 फ्लोरीन अटैच हैं। ठीक, तो ये बन गया XeO2F2। आपने कुछ और भी बनाई हो ज्योमेट्री, बिल्कुल करेक्ट मानूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस बॉन्ड चेक कर लीजिए कि यहां पर जेनॉन से 6 कोवेलेंट बॉन्ड नजर आ रहे हैं, हर एक ऑक्सीजन से 2 है और फ्लोरीन से कितना है, 1 है। ओके जी। सर जो मेरा स्ट्रक्चर था उसमें मैंने ऐसे किया सर, जेनॉन सर ऑक्सीजन से 1 बॉन्ड, फिर सर ऑक्सीजन अटैच फ्लोरीन से, तो सर जो जेनॉन है सर उसकी तो 2 भी होती है सर। वेरी गुड, ठीक, आपने ऑक्सीजन से एक फ्लोरीन अटैच कर दिया। भाई साहब, ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये आपस में कैसे अटैच हो गए, पहली बात। दूसरी बात कि जब सेंट्रल एटम अवेलेबल है तो हर एक एटम सेंट्रल एटम से अटैच होगा ना। क्यों? तो फ्लोरीन को ऑक्सीजन से अटैच करके बहुत ही बड़ा पाप कर दिया आपने। ठीक, चलिए उस पाप का प्रायश्चित करिए और अगला स्ट्रक्चर बनाइए। H3O पॉजिटिव। अब H2O को तो मैं पहचानता था, ये H3O कहां से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन से 3 हाइड्रोजन अटैच है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऑक्सीजन से 3 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं? नहीं, ऑक्सीजन से सिर्फ 2 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन पे यदि पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो फिर एक इंक्रीज हो जाता है। ठीक, ऑक्सीजन पे यदि पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इससे कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं? 3 कोवेलेंट बॉन्ड परमिट हैं, ऐसा बनेगा H3O पॉजिटिव। ओके, C3। बहुत ही प्यारी सी चीज बोर्ड पे लिखी हुई है, C2H5OH2 पॉजिटिव। अभी अभी मैंने आपको C2H5OH सिखाया था। C2H5OH ऐसे बनता है, C2H5OH, पॉजिटिव हो जाए, लेकिन ये C2H5OH नहीं है, ये C2H5OH2 है। और यदि C2H5OH2 है तो एक H और आ जाएगा, आ गया एक H हो। अब उस O से देखिए ध्यान से कितने कोवेलेंट बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 3। और यदि इस O से 3 कोवेलेंट बॉन्ड हैं तो मुझे इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगाना पड़ेगा? पॉजिटिव। जिससे कष्ट हो वो बोले, ठीक, कि ये वाली बात समझ में नहीं आई यदि तो, है ना। तो C2H5OH C2H5OH बिल्कुल सीधा सीधा था, लेकिन वो OH2 है, तो OH2 है तो मैंने एक H और लगा दिया। ऑक्सीजन से 3 कोवेलेंट हो गए, ऑक्सीजन से 3 कोवेलेंट हो गए, तो मुझे उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। अब बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर जैसे इस पे OH2 पॉजिटिव लिखा था, तो फिर सर लेकिन हमें पता चला था कि O पे चार्ज है, तो फिर सब बनाने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, इसलिए तो सीख रहे हैं हम। ठीक भाई, H पे यदि पॉजिटिव चार्ज है तो क्या वो किसी से जुड़ पाएगा? अभी तो बात हुई थी हमारी, है NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव में मैंने क्या कहा कि वो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर लगाइएगा? N के ऊपर। सर N पे। ओके, चलिए ओके सर। CaC2, वाह क्या बात है। CaC2 बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, सुनो ध्यान से। मार्केट जाते हैं, पपीता खरीद के लाए, आम खरीद करके लेके आए, है ना।
अचानक से एक दिन में ही खराब हो गए, बहुत ही ज्यादा पक गए वो एकदम से। हुआ क्या, या घर के बड़े बुजुर्ग जब खरीदने जाते हैं, खासतौर पे ये 2-3 फल, केले हो गए, पपीते हो गए, है ना, तो वो पहले पूछते हैं, वो जो बेचने वाले हैं ना, ठेले वाले, उनसे पहले पूछते हैं भैया कार्बाइड में पके तो नहीं है? ऐसा सुना कभी आप लोगों ने? क्या बोलते हैं वो लोग? कार्बाइड में पके हुए तो नहीं है। ये कार्बाइड क्या टर्म यूज करते हैं? एक्चुअली क्या होता है, ये जो कैल्शियम कार्बाइड होता है ना, CaC2, ये लोग क्या करते हैं, पके फलों का ट्रांसपोर्ट बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप ट्रक में भर भर के एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाएंगे तो खुद सोचिए ना, मार्केट से घर तक लेकर के आते उसमें 2-3 केले पिचक जाते हैं, है कि नहीं, थोड़े ऊपर नीचे हुए और वो खराब हो जाते हैं। जब ट्रकों से माल जाएगा तो कितना खराब हो जाएगा। तो उसमें हमेशा कच्चे फल तोड़ करके ले जाए जाते हैं, क्योंकि कच्चे हार्ड होते हैं। अब कच्चे फल बुला लिए, अगले दिन मार्केट में उसको बेचना है, अगले दिन ही बेचना है। फिर क्या करें, ऐसा कैसे करें कि रातों रात पक जाए वो लोग, है ना, वो मतलब फल जो है वो रातों रात पक जाएं। तो क्या ये लोग बदमाशी करते हैं, कुछ लोग, सब तो नहीं ऐसे खराब होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, उनको जहां गोडाउन में बंद करके रखा है वहां पे कार्बाइड छिड़क देते हैं उसके ऊपर। ये मार्केट में अवेलेबल है कैल्शियम कार्बाइड। कार्बाइड छिड़का उन फलों के ऊपर और ऊपर से डाल दिया पानी, ढेर सारा पानी डाल दिया और रूम को एकदम बंद कर दिया, पैक कर दिया। तो कैल्शियम कार्बाइड क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करता है, पहले CaO ही बनाता है प्लस C2H2। ये CaO बाद में वाटर से रिएक्ट करके CaOH वोल्टाइज बना लेता है, वो सेकेंडरी मैटर है। काम की बात क्या है, क्या बनती है साथ में, C2H2। C2H2 का नाम है एसिटिलीन। C2H2 का नाम क्या है, एसिटिलीन या एथाइन। और याद रखिएगा, इट इज राइपनिंग हार्मोन फॉर प्लांट्स या फ्रूट्स। क्या है, ये एक राइपनिंग हार्मोन है, ये प्लांट में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, हमें इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये नेचुरली प्लांट में प्रोड्यूस होता रहता है। लेकिन है ना, हम इसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस रूम के अंदर ढेर सारी C2H2 बनती है और वो C2H2 क्या करती है, रातों रात फलों को पका देती है। समझ गए? तो आप महसूस करते होंगे कि उसमें केले का टेस्ट भी कुछ अजीब सा आ रहा है, पूरा पका हुआ दिख रहा है लेकिन एक खट्टापन सा है उसके अंदर। समझ जाना कि इन्होंने गड़बड़ कर दी, इन्होंने उसको कच्चे से ही पका दिया है, डायरेक्ट क्या डाल के, कार्बाइड डाल के। तो ये कहानी होती है ना। तो ये आएगी आपके आगे सिलेबस में करीब 2-3 महीने बाद। फिलहाल इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बड़ा मस्त स्ट्रक्चर इसका होता है। जनरली ये एस ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट कोवेलेंट कंपाउंड बनाते नहीं है ना, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, कैल्शियम आयोनिक कंपाउंड बनाता है। लेकिन हमको मालूम है, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मतलब एक्सेप्शन भरे पड़े हुए हैं, और एक्सेप्शन भरे पड़े हुए हैं तो CaC2 का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। चेक करिए, क्या कार्बन से 4 कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं? यस, कार्बन से 4 कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं, और कैल्शियम 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक वैसे जैसे बेरिलियम BeCl2। याद आ रहा है ना, एक्सेप्शन ऑफ लुईस स्ट्रक्चर या एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, वैसा है ये, है ना। चलिए, C3H6 बहुत ही सिंपल था कौन जी। सर, ये कैल्शियम कार्बाइड है या कार्बाइड? कार्बाइड DE। सर C2H2 का सर एक और नाम क्या बोला था आपने? C2H2 है एसिटिलीन और इथाइन, इथाइन ETHYNE, एल्काइन है वो एक। चलिए, C3H6 मान लीजिए यदि मैं यहां पर 3 हाइड्रोजन अटैच कर देता हूं पहले कार्बन से, तो फर्स्ट कार्बन पे यदि मैं 3 हाइड्रोजन अटैच कर देता हूं, मान लो कर ही दिए, भूला नहीं माने, तो अब 2 कार्बन बचे हुए हैं। हाइड्रोजन कितने बचे हुए हैं मेरे पास? हाइड्रोजन मेरे पास बचे हुए हैं अभी भी 3। यदि मैं इस पे 2 लगा दूं और लास्ट वाले पे सिंगल लगा दूं, तो फिर मेरी अकल दौड़नी चाहिए कि यार अब तो किसी भी कंडीशन में मैं लास्ट वाले कार्बन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ये दोनों तो हो गए सेटिस्फाई, लेकिन लास्ट वाले को नहीं कर पाऊंगा। तो फिर यदि मैं अकल का प्रयोग करूं मनुष्यों जैसे, तो मैं यहां से एक हाइड्रोजन को हटा लूं और यहां पे लगा दूं, लगा दिया।
अब कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्या? इस कार्बन से 3 बॉन्ड है और इससे भी 3 बॉन्ड है और होने चाहिए 4-4। क्यों ना मैं अपनी तरफ से एक डबल बॉन्ड लगा दूं, Yes, sir. है ना? क्यों ना मैं अपनी तरफ से एक डबल बॉन्ड लगा दूं। तो यहां पर मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया और देखिए ये स्ट्रक्चर बन गया मेरे सामने किसका? C3H6। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। सर अगर ये CH3 तीनों H लास्ट में करे तो? जी भाई साहब, सर अगर ये तीनों जो H है सर वो लास्ट में हो जाए तो? बिल्कुल कर दीजिए। चलिए Yes, sir. तीनों डबल एच बॉन्ड लास्ट कर में कर दिया दिए। फिर। हाँ, Yes. अब क्या करें? सर अब कुछ नहीं हो सकता। गलत हो जाएगा। एक मिनट, सोचा करो। गलत हो जाए वो मैटर नहीं करता, पर हमने सोचा वो मैटर करता। हाँ भाई साहब निखिल जी क्या बोल रहे हैं, बताइए कहाँ लगाऊंगा बॉन्ड? सेकंड वाले पे ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा तो सर वो 4-4 हो जाएंगे ना? ऐसा? यस सर। तो फर्स्ट वाले से कितने बॉन्ड हो गए, गिनना? 6 So 6. यस 6 बॉन्ड। Not possible. सर। फिर फर्स्ट वाले से तो 6 हो गए ना, तो गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है Yes, sir. जी। सर एक डाउट था। हाँ जी। सर जब सर आपने पहले बनाया तो उसका रिवर्स होना है तो सही है ना? सर मतलब जो हाँ डबल अरे कैसी बात कर दी यार, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो हाँ भाई साहब समझ में आ गया क्या गलती कर रहे हैं आप, है ना? Yes, sir. ठीक, चलिए यस सर। अब 3 स्ट्रक्चर बचे हैं, CH3COOH, CH3CN और CH3NC। बड़ा मजा आने वाला है। CH3COOH ऐसा बनाऊं क्या? बिल्कुल नहीं। नो सर। ऐसा यदि मैं बनाऊंगा तो सब सेटिस्फाई हो गए, लेकिन वो कार्बन सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा बीच वाला। ये ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, ये वाला कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गए, लेकिन ये कार्बन तो किसी भी कीमत पे नहीं हो पाएगा। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड कर देंगे सर ऑक्सीजन के डबल साथ। बॉन्ड ऑक्सीजन लगेगा। और फिर ऑक्सीजन हटा देंगे। CH3COOH। दिस इज Yes, sir. करेक्ट स्ट्रक्चर। समझ रहे बात को? CH3CN, CH3CN ऐसा लिखा। सर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। कार्बन से कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4 और नाइट्रोजन से मैक्सिमम परमिटेड कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? 3। तो इधर ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल। ट्रिपल बॉन्ड। अब परेशान कर रहा है CH3NC। बोलो क्या करा? ऐसा ऐसा नो सर। तो इनमें तो 4 हो No, गए sir. थे छोड़ने में। फिर क्या करें? सर कार्बन पे तो 3 ही है। कार्बन से अभी भी 3 ही है, नाइट्रोजन से 4 हो गए। दोनों बातें गलत हो रही हैं। सर लोन पे पे शायद करें कुछ। लोन पेयर का क्या करें? सर चलिए नाइट्रोजन के 3 ही रखेंगे सर फिर लोन वो पे अपना से दोनों का कार्बन ले कार्बन सकता है तो सर। फिर सर नाइट्रोजन के ले लेगा और वो। वेरी गुड। चलिए एक की अकल तो दौड़ी, बाकी लोग बोर्ड पे देखिए, मैं बताने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखना सभी लोग। नाइट्रोजन का एक लोन। यस सर। ऐसा है। अब यस कार्बन ये हो गया और नाइट्रोजन को 3 चाहिए, ये हो गया। हो गया। यस अब बहुत ध्यान से देखना क्या गड़बड़ होने वाली है। ये कार्बन इस नाइट्रोजन को 2 दे रहा है। जब 2 दे रहा है तो इसको बदले में मिलेंगे भी 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सर 2 लोन पे। जब 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसको, तो इसके पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। बाकी सबके ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट है, लेकिन इसका नहीं हो पा रहा है। इसके पास तो केवल 6 इलेक्ट्रॉन हुए। एक लोन पेयर दे देगा। तो अचानक नजर पड़ी इस कार्बन की कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी तो अवेलेबल है, तो ये नाइट्रोजन से इसका लोन पेयर भी ले लेगा। समझ गए बात को? नाइट्रोजन से इसका लोन पेयर भी ले लेगा, और यदि लोन पेयर भी ले लेगा तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा CH3N
डबल बॉन्ड सी तो है और साथ में के साइड नाइट्रोजन लोन पेयर भी दे रहा है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है ये, है भैया CH3NC। आई या नहीं आई बात समझ में? तो इतने सारे कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आपको बताने की कोशिश करी विदाउट लुईस डॉट स्ट्रक्चर, है ना? Yes, sir. बिना ही लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हमने इतने सारे कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर बना लिए हैं। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट लगाइए। फास्फोरस एसिड फॉर्मूला लिखिए H3PO3। सर क्या? फास्फोरस एसिड H3PO3 is dibasic while phosphoric acid H3PO4 is tribasic why? Is tribasic why? फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला रिपीट कर देंगे एक बार? फास्फोरस एसिड H3PO3 और फास्फोरिक एसिड H3PO4। यस सर। ठीक है जी, बोर्ड पे देखिए और सभी लोग देखिए, ध्यान से देखिए, बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है ना? क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर? ये डाइबेसिक ट्राइबेसिक वाली बात क्या है? एक्चुअली किसी भी एसिड के अंदर, ऑक्सो एसिड में, ध्यान से सुनना, किसी भी ऑक्सो एसिड में जितने OH ग्रुप होते हैं, क्या कहा मैंने? किसी भी ऑक्सो एसिड में जितने OH ग्रुप होते हैं वो उसकी बेसिसिटी कहलाता है। फिर से बोल दूं, किसी भी ऑक्सो एसिड में जितने OH ग्रुप होते हैं वो उसकी क्या कहलाता है? बेसिसिटी कहलाता है। ठीक है, अब H3PO3 हमने क्या पढ़ के आए हैं? हमने पढ़ करके आए हैं कि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम से अटैच नहीं होता है ऑक्सो एसिड में, वो हाइड्रोजन जाके हमेशा ऑक्सीजन से अटैच होता है। लेकिन फिर वही बात है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन केस है। इसका स्ट्रक्चर मालूम कैसे बनता है? इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, एक अकेला एक्सेप्शन केस है H3PO3, इसमें हाइड्रोजन जाकर के डायरेक्टली किससे अटैच हो रहा है? सेंट्रल एटम से अटैच हो रहा है ना? मजेदार बात। ठीक, तो ये है H3PO3 का स्ट्रक्चर। ओके, अब यदि ये हाइड्रोजन डोनेट करना चाहे तो हाइड्रोजन केवल वो डोनेट होंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हों, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 2। ठीक, तो इसमें से केवल 2 हाइड्रोजन रिलीज हो सकते हैं, 2 हाइड्रोजन रिलीज हो सकते हैं, मतलब 2H+ निकल सकते हैं बस। ठीक, तो इसमें 2 OH ग्रुप है इसलिए डाई बेसिक कहलाता है, और 2 OH, फिर से सुनो, इसमें 2 OH है इसलिए ये क्या कहलाता है? डाई बेसिक। और ये केवल 2H+ डोनेट कर सकता है। H+ यानी होता है प्रोटॉन, ये केवल 2 प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए ये क्या कहलाता है? डाई प्रोटिक। क्या कहलाता है? डाई प्रोटिक। पर यदि H3PO4 को हम देखें, H3PO4 को यदि हम देखते हैं तो H3PO4 में क्या मजेदार बात होती है? H3PO4 ऐसा स्ट्रक्चर होता है। कितने OH ग्रुप होते हैं? 3।
और 3 OH ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ट्राई बेसिक। और यदि ये H+ डोनेट करना चाहेगा तो ये कितने H+ डोनेट कर सकता है? 3। तो 3 H+ डोनेट कर सकता है, इसलिए ट्राई प्रोटिक। यस सर। कुछ गुस्सा दिमाग में? तो ये एक एक्सेप्शन केस था। कोई भी आपके मजे लेने लगता कि अरे बड़े ट्रिक सीख रहे हो आजकल, जरा चलो बताओ H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना? तो बोल देना मजे लेने की जरूरत नहीं है, H3PO3 एक एक्सेप्शन केस है और उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। उसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है किससे? सेंट्रल एटम से। ओके, कीजिए नोट क्विक। Yes, sir. जी सर अगर इसका ऐसे एच डायरेक्टली से जोड़ के ना देते तो भी स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसे डायरेक्टली? सर जैसे H3PO3 में सर एच डायरेक्ट पी से जोड़ा सर, जोड़ा तो भी बन जाएगा। है ना? 3 OH बना देते हैं लोग उसमें ऐसे यस सर। ऐसे। तो फास्फोरस से 3 कोवेलेंट बॉन्ड दिखने लगते हैं। उन्होंने कहा सही तो है, फास्फोरस से 3 कोवेलेंट भी तो हो सकते हैं, है ना? क्यों? Yes. इसमें से 5 नहीं पढ़ा होता तो ऐसे ही बनाते कि नहीं बनाते? क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम से नहीं जोड़ना, तो हम नहीं जोड़ते, है ना? तो ऐसा बना देते, तो इसलिए सिखा दिया गया। चलिए फिर स्पेशल पॉइंट यहां देखिए ध्यान से। कुछ बड़े ही फेमस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं बेंजीन की, है ना? ये एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है, ठीक? एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है और हमें मालूम होना चाहिए बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक? यदि आपको नहीं मालूम है ना, तो मैं बता देता हूं। बेंजीन C6H6, ठीक? फेराडे अंकल हुआ करते थे, है ना? बहुत ही फेमस है माइकल फेराडे। उन्होंने बेंजीन को डिस्कवर करा हुआ है। हालांकि इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो कैकुल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनने दिया हुआ है, ठीक? कैकुल, है ना? तो बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। पहले बेंजीन को ओपन चेन स्ट्रक्चर माना जाता था, मतलब एक के बाजू में एक 6 कार्बन अटैच कर देते थे और डबल बॉन्ड लगा देते थे, अल्टरनेट हाइड्रोजन लगा देते थे, हो गया काम। लेकिन बाद में पता पड़ा कि बेंजीन जो है वो ऐसा ओपन चेन नहीं होता। कैसा होता है? क्लोज चेन। क्लोज चेन यदि होता है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 कार्बन अटैच हैं और सभी पर एक एक हाइड्रोजन अटैच है। अब यदि सभी पर एक एक हाइड्रोजन अटैच है तो हमें नजर आएगा यार इनकी वैलेंसी तो कंप्लीट है ही नहीं कार्बन की। कार्बन से तो 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो कार्बन से 4 बॉन्ड होने चाहिए, इसीलिए हम अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो हम क्या करते हैं? अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा देते हैं और ये क्या बन जाता है हमारे सामने? C6H6। आई कुछ बात समझ में? ठीक, तो ऐसे बनता है। अब कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं, उनके स्ट्रक्चर अभी आपको लोड लेना नहीं है, उसके ज्यादा उनका सोचना नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको ग्लूकोज दे दिया है कहीं पे, है ना, C6H12O6 या सुक्रोज दे दिया है, ठीक? तो इनके स्ट्रक्चर का अभी आपको ज्यादा टेंशन करना नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी आ जाते हैं। जैसे ग्लूकोज की जब हम बात करते हैं तो ग्लूकोज के भी 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं भाई। एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है और ग्लूकोज का भी एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर होता है। ज्यादा सही उसका क्लोज चेन स्ट्रक्चर माना जाता है ग्लूकोज का, है ना, लेकिन इसका ऐसा ओपन चेन स्ट्रक्चर भी होता है। और ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या होता है, चलो मैं बता ही देता हूं, जब बात छिड़ी है तो दूर तक जाएगी। ये ऐसा होता है, तो फिर इनमें से फ्रक्टोज से ग्लूकोज होता है, ऐसा होता है? क्या बोल रहे हैं? तो फिर फ्रक्टोज कौन सा होता है? फ्रक्टोज भी यही होता है ना, लेकिन यस सर। उसका स्ट्रक्चर अलग होता है।
ये है भैया को वर्टिकली बनाते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही बनाना है अपने को, है ना। इन Yes, दोनों के क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी होते हैं बेंजीन जैसे, है ना, लेकिन अभी आप उस लेवल पे पहुंचे नहीं हो, ठीक। तो अभी आप ओपन चेन स्ट्रक्चर ही ध्यान रखो। ये है ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज, समझ गए बात को, ठीक है ना। दोनों के अंदर फार्मूला C6H12O6 ही होता है, ठीक, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों के कैसे होते हैं, अलग अलग। तो एक छोटी सी बात कहीं आपने पढ़ी होगी शायद, आइसोमेरिज्म पढ़ा है। Yes. आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म फार्मूले सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट, तो फार्मूले सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट, उसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। चलिए, तो स्पेशल केस करके ये दो और बना लीजिए, क्विक स्पेशल केस करके इन्हें बना लीजिए जल्दी से। सर एक डाउट था। सर बोलिए क्या डाउट? यस सर। सर ये स्पेशल केस क्यों था सर, वो मैं सुन नहीं पाया था सर। नहीं, स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने कोई इसमें क्लोज चेन स्ट्रक्चर नहीं सीखा था, है ना। यस सर। तो इसलिए हम इसको स्पेशल केस बोल रहे हैं कि क्लोज चेन स्ट्रक्चर है। अभी तक हमने जितने सीखे हैं सब ओपन ओपन थे पिछले 1-1.5 घंटे में जो हम सीख रहे हैं, ये है कहानी। यस सर। डन सर। चलिए, तो एक चीज और सिखा दूं, टाइम है थोड़ा सा। यस सर। चलो कोशिश करते हैं, चलो जल्दी से सिखाने की कोशिश करता हूं। डाली हेडिंग फॉर्मल चार्ज। सर इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनाइए बिल्कुल। अरे नहीं भाई, जब आएगा आपके सिलेबस में तब सीखना ना साइक्लिक उसका, है ना। 12th क्लास की सेकंड लास्ट यूनिट में सीखना साइक्लिक स्ट्रक्चर। अभी आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर थे तो मैंने बता दिया। और ध्यान रखना, ये पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते मन से, हर कहीं OH मत लगा देना, नहीं तो इस OH को इस तरफ लगा दो, H को उस तरफ लगा दो, वो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा फिर, है ना। ये मन से होम एग्रीकल्चर नहीं है, जहां मैंने लगाई है पोजीशन वहीं लगती है इन केस में, बाकी में कुछ भी करते रहो आप। चलो सुनो, आप हेडिंग डालिए फॉर्मल चार्ज। दूसरी क्लास का टाइम हो जाए तो बोल देना जल्दी से। फॉर्मल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज क्या होता है, सुनो ध्यान से। हम किसी भी मॉलिक्यूल को देखते हैं तो हमें मॉलिक्यूल के अंदर कोई चार्ज नजर नहीं आता है, लेकिन किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के समय यदि किसी एटम पे कोई चार्ज है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे फॉर्मल चार्ज कहा जाता है उसका, ठीक। मॉलिक्यूल के अंदर किसी एक एटम पे कोई पर्टिकुलर चार्ज है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका फॉर्मल चार्ज कहते हैं, ठीक। कैसे मेजर किया जाता है, तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 total number of shared electrons minus total number of unshared electrons। क्या है फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, फिर से देख लीजिए ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे मेजर किया जाता है किसको, फॉर्मल चार्ज को, ठीक। अब समय की कमी है इसलिए एक एग्जांपल मैं करके बताता हूं, 2-3 आपको होमवर्क देता हूं, है ना। आप प्रैक्टिस करके लेकर के आना, तो फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सबसे फेमस एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, चलिए O3, ओजोन O3। अब O3 का जो स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं वो कैसा होता है, तो O है, O के बाहर 6 डॉट्स हैं, सेकेंड O है, उसके बाहर 6 डॉट हैं,
थर्ड O है, उसके बाहर भी कितनी डॉट है? 6 डॉट है? नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि ये O यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये O यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब बीच वाला O क्या करे? उसे तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वो मान लीजिए इस वाले से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले बस। तो सोचो यहां उसने क्या करा है? अपना लोन पेयर दिया हुआ है और यहां 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की हुई है ना। तो ये हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं यहां ओजोन का। इसको हम फर्स्ट ऑक्सीजन मान लेते हैं, इसको सेकंड ऑक्सीजन, इसको थर्ड ऑक्सीजन। अब मुझे पता करना है कि अलग अलग ऑक्सीजन पे इस मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज कितना है। क्या पता करना है कि अलग अलग ऑक्सीजन पे इस मॉलिक्यूल में चार्ज कितना है ना। तो मैं फर्स्ट ऑक्सीजन की बात करता हूं। चलिए फर्स्ट ऑक्सीजन पे मैं फॉर्मल चार्ज निकालने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो पहले हम क्या लिखते हैं? टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कोई सा भी हो, ऑक्सीजन में तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमेशा कितने होते हैं? 6 ही होते हैं। तो 6 माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, इस ऑक्सीजन का स्फीयर जहां जहां क्रॉस करेगा दूसरे स्फीयर के साथ, वो इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो इसका स्फीयर दूसरे ऑक्सीजन के साथ यहां क्रॉस कर रहा है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ठीक, तो इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने माने जाएंगे? 4। तो 1/2 इंटू 4 माइनस टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो यहां पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। इसको आप उठा करके सॉल्व करेंगे, आई थिंक आपका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। मतलब ओजोन में फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ओजोन में फर्स्ट ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो क्या बाकी पे है? देख लेते हैं। सेकंड ऑक्सीजन। अब सेकंड ऑक्सीजन के ऊपर हम देखें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड में भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होंगे। माइनस 1/2, ध्यान से सुनना, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड। तो इसका स्फीयर जहां जहां दूसरों को क्रॉस कर रहा है वो सब इसके शेयर्ड माने जाएंगे। इस तरफ यहां क्रॉस कर रहा है तो यहां पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। और यहां क्रॉस कर रहा है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। यानी टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने माने जाएंगे? 6। कितने माने जाएंगे? 6। तो 1/2 इंटू 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड। तो अनशेयर्ड केवल कितने हैं इसके पास? 2। अनशेयर्ड केवल कितने हैं? 2 हैं, बाकी की तो शेयरिंग हो गई है। ठीक, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2। इसको आप सॉल्व करोगे, आई थिंक +1 आएगा। +1 कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, ओजोन में कभी चार्ज तो दिखा नहीं है यार, कमाल हो गया ये तो। सेकंड ऑक्सीजन पे +1 चार्ज है। अच्छा चलो थर्ड की बात करते हैं। थर्ड ऑक्सीजन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 माइनस 1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड, इसका स्फीयर केवल यहां क्रॉस कर रहा है, इसका स्फीयर केवल यहां क्रॉस कर रहा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 माइनस अनशेयर्ड 6। अनशेयर्ड कितने हैं? 6। उठा के सॉल्व करोगे कितना आएगा? -1। कैसी मजेदार बात हो गई। फर्स्ट ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, सेकंड ऑक्सीजन पे +1 है, थर्ड ऑक्सीजन पे -1 है। +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जब +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो नेट चार्ज 0 हो जाता है, इसीलिए इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। हेडिंग डाल के नोट कर लीजिए फॉर्मल चार्ज। दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, हेडिंग डाल के फॉर्मल चार्ज नोट कीजिए और कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं उसको आप करके लेके आइए। जो ज्यादा लेट हो रहा है स्क्रीनशॉट ले लें और निकल लें। NO3 नेगेटिव में हर एक एटम पे आपको NO3 नेगेटिव में हर एक एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालना है। PO4 -3 में हर एक एटम पे आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। ओके, चलिए ये होमवर्क है, इसको करके लेके आइए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए फॉर्मल चार्ज, नोट कर लीजिए, ज्यादा जल्दी में है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।